Hello children, welcome back to my channel. So today we will be studying about the Great Leap Forward. तो ये माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया था टू टैकल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द कंट्री. चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया और ये पार्ट था 5 ईयर प्लान जो सिस्टम चाइना में चल रहा था उसके सेकेंड 5 ईयर प्लान का पार्ट था ये. अब इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले तो कम्युनिज़म को अडॉप्ट किया गया. कम्युनिज़म ताकि चाइना की कंडीशन और सिचुएशन को से डील किया जा सके विद द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड के कई सारे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे इंडस्ट्री के सेक्टर में भी और एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी, ताकि उसका आउटपुट इंक्रीज़ किया जा सके. मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी कुछ एफर्ट्स किए गए एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए भी. तो चलिए इसके फीचर्स जान लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स थे इसके. तो सबसे पहला स्टेप जो माओ जेडोंग ने लिया वो था कम्यून्स का इंट्रोडक्शन. कम्यून्स को इंट्रोड्यूस करना. अब ये क्या थे? कम्यून्स का मतलब है एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, कोई विलेज या कम्युनिटी का एक ग्रुप जो होता है उसे कम्यून्स कहते हैं. अब यहाँ क्या हुआ कि ये लगभग लार्ज यूनिट में लगभग 75,000 लोगों का ग्रुप था. इतने सारे लोगों का जो कि डिवाइड किए गए थे ब्रिगेजेस और वर्क टीम्स थी जिसे हेड करते थे एक इलेक्टेड काउंसिल लीड करती थी. एंड इनका काम था अपने कलेक्टिव फार्म्स को रन करना. इनका एक कलेक्टिव फार्म था उसे रन करना, फैक्ट्रीज रन करना और जो भी लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस थे उन्हें परफॉर्म करना. अब नेक्स्ट जो स्टेप था ये था कि छोटी फैक्ट्रीज़ कंट्री साइड में, मतलब विलेज के एरिया में छोटी छोटी फैक्ट्रीज सेटअप करी गई ताकि एग्रीकल्चरल के लिए मशीनरी प्रोवाइड करी जा सके. अब शुरुआत में जो इनिशियल टाइम था उसमें लगा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड फेल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि काफ़ी ऑपोजिशन आ रहा था. कई लोग कम्यून्स से अग्री नहीं करते थे, कम्यून्स को अपोज कर रहे थे. एंड कई बैड हार्वेस्ट, अब फसल भी काफ़ी ख़राब हो गई थी उस टाइम पे. एंड रशियन एड के बिना ये चीज़ करना, उन्हें लग रहा था कि ये रशियन एड के बिना किया गया है तो ये फेल होगा. नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस भी कम था क्योंकि अभी तो डीकोलोनाइज हुआ था चाइना, अभी तो डीकोलोनाइज हुआ था, कुछ ही साल हुए थे एंड इतना बड़ा स्टेप लिया गया. बट जब लॉन्ग रन में देखा गया तो आउटकम ऐसा हुआ कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड सक्सेसफुल हुआ. कैसे? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ और चाइना में जो पॉवर्टी थी और मतलब जो भूखमरी की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई. एंड चाइना वॉज एबल टू फीड इट्स मैसिव पॉपुलेशन. नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई बिकॉज इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, इन कम्यून्स को एम्प्लॉयमेंट मिली, सो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. नेक्स्ट, एजुकेशन स्प्रेड हुआ, वेलफेयर सर्विसेज बनी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम हुआ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कल्चरल रेवोल्यूशन जो कि हुआ था 1966 में स्टार्ट हुआ था. अब इसका टारगेट क्या था?
बर्गियोस एलिमेंट्स। अब ये क्या है? ये मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है, रशियन मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है, उसके अकॉर्डिंग ये दिस इज़ द रूलिंग क्लास। जो रूलिंग क्लास होती है उसमें मार्क्सिज्म में ये थ्योरी है ना कि एक रूलिंग क्लास होगी जो कि बाकी लोगों को रूल करेगी। सो दिस वाज द रूलिंग क्लास। अब ऐसा क्यों किया? माओ जेडोंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे, कई सारे लीडर्स थे जो कि रशियन मॉडल को सपोर्ट करते थे एंड उनका मानना था कि एक एक्सपर्ट क्लास होनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें और डेवलप करेगा। सो बट माओ जेडोंग को ये पॉलिसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही वॉज अगेंस्ट दिस पॉलिसी, रशियन जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट। अब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डिबेट क्रिएट हुई एंड माओ जेडोंग को ये डर था कि जो राइट विंग इन्फ्लुएंस है वो क्लास फॉर्मेशन, इसकी वजह से क्लास फॉर्मेशन होगा और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तब एक यूथ का ग्रुप बनाया माओ जेडोंग ने, जिसे बोलते हैं रेड गार्ड्स। ये रेड गार्ड्स ये मोस्टली स्टूडेंट्स होते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते थे एंड ये हर जगह जगह जा कर के माओ जेडोंग का केस आर्ग्यू करते थे कि कम्युनिज़्म को सपोर्ट करते हैं तो कम्युनिज़्म किस लिए सही है। एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो रहा था, फिज़िकल वायलेंस क्रिएट हो रहा था, बिकॉज़ टीचर्स, प्रोफेशनल्स और लोकल पार्टी ऑफिशियल्स को ये लोग टारगेट करने लगे, उन पर अटैक करने लगे, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी सिविल वॉर हो सकता है। सो इसके लिए फिर उन्होंने रेड बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करनी स्टार्ट कर दी, रेड जो ये सपोर्टर्स थे। अब रेड बुक्स क्या थी? सो ये एक ऐसी बुक थी जो कि माओ जेडोंग की टीचिंग्स और कम्युनिज़्म की टीचिंग्स थी उस बुक्स में, और ये लोगों को एनकरेज करने लगे कि वो कंट्री साइड में रहने वाले लोगों को एनकरेज करने लगे कि वो फार्म्स में काम करें ताकि चाइना एक क्लासलेस सोसाइटी बन के रहे। क्लासलेस सोसाइटी और एग्रीकल्चर काफ़ी आगे बढ़े, इसलिए। अब लोगों के मन में ये डिलेमा था, ये डाउट था कि वो किस लीडर को फॉलो करें, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करें, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा केओस हुआ एंड सिचुएशन रेड गार्ड्स इतने ज़्यादा 1967 तक आते आते रेड गार्ड्स इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए, इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि माओ जेडोंग को खुद ही आर्मी बुला करके सिचुएशन को कंट्रोल में लाना पड़ा। कंट्रोल में लाने के लिए आर्मी का इंटरफेरेंस ज़रूरी हो गया। अब इसके लिए माओ जेडोंग ने लिन बाओ, जो कि तब डिफेंस मिनिस्टर थे, उसे ब्लेम किया कि इस वजह से रेवोल्यूशन, डिफेंस मिनिस्टर की वजह से रेवोल्यूशन फेल हुआ। अब 1969 में पार्टी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कल्चरल रेवोल्यूशन को ऑफिशियली एंड कर दिया गया। अब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्रप्शन हुआ, कई सारे लोगों की लाइफ र्यून हुई और चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगले 10 साल के लिए होल्ड कर दी गई। काफ़ी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब
So this was almost, we have reached almost the end of the unit. नाउ लास्ट टॉपिक है कि माओ जेडोंग का क्या कंट्रीब्यूशन था चाइना में. तो चाइना की हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था. सबसे पहला तो ये कि चाइना जो कि एकदम बिखर जाने की कगार पर था, उसे यूनाइट किया गया. उसे यूनाइट किया माओ जेडोंग ने. रेड आर्मी का फॉर्मेशन किया, जिसके बारे में आपने पढ़ा इस चैप्टर में. 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया. ग्रेट लीप फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी. काफ़ी मतलब इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी स्टेबल हो सकी, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो गई. एंड नेक्स्ट, चाइना की फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट किया इन सभी स्टेप्स ने.